हेलो ऑल, वेलकम टू करंट अफेयर्स। मैं हूं एस के यादव और मेरे टेलीग्राम चैनल जो एस के सर के नाम से इसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत सारे अपडेट्स मिलेंगे। तो आज हम बात करेंगे यूपी पॉपुलेशन बिल ड्राफ्ट के बारे में, जो वहाँ के जो विधि आयोग है या लॉ कमीशन है, उत्तर प्रदेश लॉ कमीशन, उसने इस बिल को ड्राफ्ट किया है। तो आज इसके बारे में बात करेंगे और देखेंगे इस बिल के अंदर क्या क्या है, और इसको डिटेल में हम चर्चा करेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा जा सकता है, बट आपको यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो हम देखते हैं कि बिल ड्राफ्ट और जो लॉ होते हैं, एक्ट होते हैं, ऑर्डिनेंस होते हैं, इसमें क्या फर्क होता है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो जो उत्तर प्रदेश स्टेट लॉ कमीशन है जिसने इस बिल को ड्राफ्ट किया है, उसका कहना है कि जो पहले का जो उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर बिल था, उसी का ये भी पार्ट है, तो उसी का ये पार्ट रहेगा। तो अब देखते हैं कि इसके अकॉर्डिंग क्या है। तो इस अकॉर्डिंग, ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग जो है कि अगर कोई भी दो से ज़्यादा बच्चों की जो पॉलिसी है उत्तर प्रदेश में जो लागू होने वाला है, उसको डिबार्ड किया जाएगा। मतलब उस उसको जो मूलभूत जो उसके सुविधाएं मिल रही थी, उसको वो सुविधाएं अगर इस रूल को, इस बिल को अगर वायलेट करता है, तो उसको उससे डिबार किया जाएगा, उससे वंचित कर दिया जाएगा। तो इसमें देखते हैं क्या क्या इसमें डिबारिंग के बारे में लिखा गया है। तो पहला है कंटेस्टिंग लोकल बॉडीज इलेक्शन। तो जो लोकल बॉडीज इलेक्शन होते हैं, जैसे कि आपका म्यूनसिपैलिटीज हो गया, वहाँ पे जो लोकल प्रधान या जिला पंचायत या मुखिया का जो चुनाव होते हैं, तो उसमें जो लोकल बॉडीज इलेक्शन में कंटेस्टिंग से रोका जाएगा। दूसरा है कि फ्रॉम अप्लाइंग फॉर गेटिंग प्रमोशन इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड, तो कोई भी अगर कोई प्रमोशन लेना चाहता है, तो उसको इस नियम को लागू करना, नियम को मानना पड़ेगा। और ये जो नियम लागू होगा उसके बाद है। इसके पहले सपोज अगर किसी के 3 बच्चे हैं, तो उसको ऊपर ये लागू नहीं है। बट अब से जब से ये नियम लागू हो जाएगा, उसके बाद ये इसको इस नियम को मानना पड़ेगा। फिर थर्ड है रिसीविंग एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडी। तो जो गवर्नमेंट की तरफ से जो सब्सिडी मिलता है, जैसे कि आपको राशन में मिल गया, या जैसे एलपीजी गैस में मिल गया, चाहे अदर जैसे फार्मर्स हैं उनको जो खाद होते हैं उनके ऊपर, जो फर्टिलाइजर्स के ऊपर जो गवर्नमेंट की सब्सिडी मिलती है, अदर बहुत सारी स्कीम है जिनके ऊपर गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, तो उनको उससे वंचित कर दिया जाएगा। फोर्थ है लिमिट ऑफ राशन कार्ड्स यूनिट अप टू 4। तो एक ये बड़ा है कि अगर किसी के ज़्यादा बच्चे हैं, हो रहे हैं इस नियम के लागू होने के बाद, तो उसमें 4 लोगों का ही नाम दिया जाएगा, उसमें उसके पेरेंट्स और बाकी 2 बच्चों का। जो तीसरा बच्चा होगा उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इसके जो मेन पॉइंट्स हैं इस ड्राफ्ट के, ये आपके सामने है। इस ड्राफ्ट बिल में ये भी कहा गया है कि जो गवर्नमेंट है उसकी ये ड्यूटी होगी कि वो जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं उसके जो पाठ्यक्रम है, उसके जो उसमें इनको एक जनसंख्या नियंत्रण के बारे में सब्जेक्ट लागू करना पड़ेगा, विषय को लागू करना कंपलसरी रहेगा। तो ये इस बिल के लागू होने के बावजूद बाद भी एक आपके जो पाठ्यक्रम है उसमें चेंजेस होंगे, और इसको गवर्नमेंट इसको इसके ऊपर कोई विषय को इंक्लूड करेगी। तो इस बिल के अंदर कुछ छूट भी दी गई है, जिनको एक्सेप्शन आप बोल सकते हैं। तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो पहला जो एक्सेप्शन है कि अगर सेकंड प्रेगनेंसी है किसी कपल का, तो उसमें अगर एक से ज़्यादा बच्चा पैदा होता है, सपोज वो 2 बच्चा जुड़वा बच्चे होते हैं या एक से दो से ज़्यादा होते हैं, तो उनको ये छूट दी जाएगी कि वो 2 से ज़्यादा बच्चे रख सकते हैं, और उनको इस कानून से मतलब जो भी डिवायरिंग था उससे छूट दे दी जाएगी, उनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। फिर दूसरा है एडॉप्शन। तो अगर कोई कपल कोई किसी तीसरे बच्चे की अडॉप्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं, 2 से ज़्यादा बच्चों को अडॉप्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो उनको इसमें नियम से छूट दी जाएगी। तीसरा है डिसेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड चाइल्ड। अगर किसी कपल के दोनों बच्चे आपके वो है डिसेबल है, तो उनको भी तीसरा या चौथा बच्चे पैदा करने की छूट दी जाएगी। फोर्थ है डेथ ऑफ द चाइल्ड। तो अगर किसी कपल के किसी पेरेंट्स के बच्चे की डेथ हो जाती है, उस केस में छूट है। फिर है फिफ्थ, मैरिड कपल एक्सेप्टिंग अ चाइल्ड एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। तो अगर कोई जब ये नियम लागू हो रहा है, अगर उस टाइम पे कोई कपल है, जो वुमेन है अगर प्रेग्नेंट है, तो उनको ये जो नियम है उससे छूट दी जा रही है। उन ये चूंकि ये नियम 1 साल बाद लागू होगा, तब तक उनके बच्चा वो इस दुनिया में आ सकता है। और उनको 2 से ज़्यादा बच्चे की पैदा करने की, अगर वो तीसरा बच्चा है तो उनको इंक्लूड किया जाएगा उस तीसरे बच्चे को भी। तो इस नियम से उनको भी छूट दी गई है। तो जो मुख्य पॉइंट्स है इसके बारे में देखते हैं कि ये जो बिल होगा, जैसे कि हमने चर्चा किया, ये जो उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर एक्ट 2002 2021 के
का ही अंग होगा। और ये जो बिल होगा ये पूरे उत्तर प्रदेश में लागू होगा। कहीं भी ऐसा कोई ऐसा ट्राइबल या कुछ भी एरिया नहीं है जिसको हम वहाँ पे उसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ये पूरे उत्तर प्रदेश में लागू हो रहा है। इट शैल कम इन टू फोर्स आफ्टर 1 ईयर। तो ये जो बिल होगा जब ये पास होगा उसके 1 साल बाद इस प्रदेश में लागू होगा। तो हम देखते हैं कि आखिर बिल होता क्या है। तो एक बिल जो होता है वो आपके एक ड्राफ्ट होता है, जो इनिशियल जो एक्ट होते हैं उनका इनिशियल रूप होता है, जिसमें चीज़ों को उस पे शामिल किया जाता है, मेन मेन चीज़ों को शामिल किया जाता है, उसके ऊपर चर्चा होता है, उसके ऊपर सजेशन लिया जाता है कि लोगों का क्या इसके ऊपर विचार है। और उसमें अगर कुछ चेंजेस करने होते हैं तो इस बिल ड्राफ्ट होता है उसमें आप चेंज भी कर सकते हैं, उसका डिस्कशन होता है। तो देखते हैं ये कैसे पास होता है। तो ये बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाय पार्लियामेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो इसमें यहाँ पे हम देखेंगे कि पार्लियामेंट में बिल कैसे होता है और स्टेट में कैसे बिल पास होता है। तो कोई भी अगर बिल है या ड्राफ्ट है वो पार्लियामेंट में किसी मेंबर के द्वारा लाया जाता है, वो मंत्री भी हो सकता है या चाहे कोई एमपी, सिंगल एमपी भी हो सकता है, कोई भी मेंबर हो सकता है। उनको छूट दी गई है कि कुछ बिलों में कि वो अपने तरफ से भी बिल को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, एमपीज को। तो एक बार जब उस मेंबर में आता है तो पार्लियामेंट में डिस्कशन होगा। और सपोज वो बिल पार्लियामेंट में पास हो जाता है, लोअर हाउस में पास हो जाता है, तो इसको अपर हाउस में मूव किया जाता है, जिसको हम राज्यसभा बोलते हैं। और लोकसभा में डिस्कशन होता है, तो राज्यसभा में भी इसके ऊपर डिस्कशन होता है। सपोज अगर वो राज्यसभा में एक बार पास हो गया तो उसको इंडियन प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है। और जब इंडियन प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देते हैं, अगर कुछ उनके अपने विचार होगा तो उसको रिटर्न करेंगे। अदरवाइज जनरली ये बिल जो होता है प्रेसिडेंट के द्वारा साइन कर दिया जाता है। और एक बार जब साइन हो जाता है तो आपकी ये एक्ट बन जाता है। जो स्टेट गवर्नमेंट में है वो आपके जो लेजिस्लेटिव है, जो वहाँ पे जो विधानसभा होता है उसके अंदर ये बिल को लाया जाता है। वहाँ पे डिस्कशन होता है, किसी किसी स्टेट में आपके जो दूसरा हाउस भी होता है, सेकंड हाउस भी होता है, तो उसमें भी डिस्कशन होगा। फिर ये जिस हाउस में जिस स्टेट में बस विधानसभा है वहाँ पे डिस्कशन होकर ये गवर्नर के पास भेजा जाता है। और गवर्नर उस पर जनरली साइन कर देते हैं, तो ये एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि एक क्या होता है। तो जो एक बार जो बिल हो गया उस पे अगर चर्चा हो जाता है, उस ड्राफ्ट पे अगर चर्चा हो जाता है दोनों हाउसेज में या स्टेट में, जहाँ पे बस विधानसभा है, अगर वहाँ पे चर्चा हो गया एक बार, और वहाँ पे 2/3 जो भी क्राइटेरिया है, जो स्पेशल बिल के या जो सिंपल बिल होते हैं उसके जो क्राइटेरिया है उसको अगर वो पास कर देता है तो सीधे इसको स्टेट में गवर्नर के पास भेजा जाता है। और गवर्नर उसके ऊपर अगर एक बार साइन कर देते हैं तो वो जो बिल होता है वो आपके एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप बोल सकते हैं जो बिल होता है वो गवर्नमेंट के द्वारा एक प्रपोजल होता है। और जब ये पास हो जाता है फाइनली, जब गवर्नर का इस पे साइन हो जाता है, तो वो ये गवर्नमेंट के थ्रू पास किया गया एक एक्ट हो जाता है। तो इन दोनों में बस यही डिफरेंस है। तो हम बात करेंगे ऑर्डिनेंस क्या होता है। तो आपने देखा हो बहुत सारे आपको ऑर्डिनेंस शब्द सुनने को मिलेगा कि यहाँ पे ऑर्डिनेंस हुआ या विधेयक पास हुआ, इसको हिंदी में विधेयक बोलते हैं। तो ये जब पास होता है जब आपका उस टाइम पे जो पार्लियामेंट सेशन नहीं चलता है या जो विधानसभा का सेशन नहीं चल रहा हो, और उस टाइम पे आपको एक बहुत ही इमरजेंसी में एक एक्ट को लाना जरूरी है या एक कानून को लाना जरूरी है, तो उस केस में एक ऑर्डिनेंस पास हो जाता है। तो इस पे ऊपर देखते हैं कैसे होता है। तो आर्टिकल 123 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। और आर्टिकल 213 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द गवर्नर ऑर्डर मेकिंग पावर। तो 123 के तहत प्रेसिडेंट को पावर है कि वो ऑर्डिनेंस बना सकता है। 213 के तहत जो गवर्नर है वो अपने ऑर्डिनेंस को पास कर सकते हैं। तो बेसिकली ये पास कैसे होता है और ये कितने दिन वैलिड होता है। तो ये जो ऑर्डिनेंस होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 मंथ के लिए वैलिड होते हैं। उसके बाद इनको जो कैबिनेट है उसमें उस यूनियन कैबिनेट के को तो आपने बहुत बार सुना होगा कि ऑर्डिनेंस क्या होता है। तो ऑर्डिनेंस या विधेयक उसको उसके बारे में हम देखते हैं कैसे क्या होता है और इसको कैसे पास किया जाता है। तो आर्टिकल 123 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसको प्रेसिडेंट को पावर दिया गया है कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर उनको दिया गया है कि वो ऑर्डिनेंस को ऊपर साइन कर सकते हैं और उसको बना सकते हैं।
और आर्टिकल 213 के तहत जो स्टेट गवर्नर है उसको पावर है कि वो ऑर्डिनेंस के बना सकते हैं। तो बेसिकली जो ऑर्डिनेंस होता है, जो यूनियन कैबिनेट, जो हमने पिछले सेशन में चर्चा किया था कि यूनियन कैबिनेट क्या होती है, किसी भी स्टेट या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी कोर कमेटी, जो कोर मेंबर्स होते हैं उनका एक समूह होता है, जो सरकार के जो प्रमुख डिसीजनों के ऊपर चर्चा करते हैं, कैसे उसको चलाना है, कैसे क्या क्या नियम कानून की ज़रूरत है। तो अगर किसी स्टेट में या किसी या सेंट्रल गवर्नमेंट को ये लगता है कि हमें एक बहुत ही इमरजेंसी में एक रूल को लाना है और उस टाइम पे आपका जो पार्लियामेंट सेशन नहीं चल रहा है या स्टेट का जो विधानसभा सेशन है वो नहीं चल रहा है, तो उस केस में एक जो यूनियन कैबिनेट है वो एक ड्राफ्ट तैयार करती है और एक प्रपोजल लेकर आती है। वो गवर्नर के पास भेजेगी जो विधानसभा का कैबिनेट होगा, और जो पार्लियामेंट कैबिनेट होती है वो प्रेसिडेंट के पास भेजती है। और वहाँ पे जो प्रेसिडेंट होते हैं यूनियन कैबिनेट के सुझाव पे ये क्या करेंगे, वहाँ पे साइन करेंगे। तो उसके ऊपर इमरजेंसी में इस बिल को लेकर लाया जाता है। तो ये इसका जो वैलिडेशन होता है मात्र 6 महीने का होता है। अगर सपोज इसको और भी आगे फर्दर इसको बढ़ाना है और आपको लगता है कि इसकी फर्दर भी ज़रूरी है, तो 6 महीने के बाद जब भी इसका जो पार्लियामेंट सेशन स्टार्ट होता है उसमें इसको पास कराना पड़ेगा। जैसे बाकी कानूनों का डिस्कशन होता है वैसे ही इसको भी यहाँ पे डिस्कशन होगा लोअर हाउस में, अपर हाउस में, और फिर इसको प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा। स्टेट स्टेट में अगर इसको और इस ऑर्डिनेंस को, स्टेट ऑर्डिनेंस को अगर आगे बढ़ाना है तो 6 महीने बाद इसको दोबारा से इसको डिस्कशन होगा जो वहाँ के विधानसभा है, और वहाँ पे वो पास हो जाता है तो दोबारा से गवर्नर के पास जाएगा और वो साइन करेंगे और ये एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये ऑर्डिनेंस होता है, अगर एक बार इस पे प्रेसिडेंट और गवर्नर जब इस पे एक बार साइन कर देते हैं तो ये लीगली वैलिडेट होता है जो एक्ट के बराबर। तो उसमें जब ये एक बार जब साइन हो जाता है तो एक्ट और ऑर्डिनेंस में कोई जो इनकी समानता है, जो इनकी वेटेज है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं रहता है। ये एक्ट के ही बराबर होता है, बट इसका जो ड्यूरेशन होता है ये बस 6 महीने का होता है, और इसको बाकी अगर बढ़ाना है तो आपको जो लीगल प्रोसीजर है उसको फॉलो अप करना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे रूल्स के बारे में। तो रूल्स क्या होता है कि बेसिकली जो एक बार आपका एक्ट पास हो गया तो इस एक्ट के कैसे लागू करना है, एग्जीक्यूट करना है उस स्टेट में या उस कंट्री में, तो उसके कुछ तरीके या नियम बनाए जाते हैं, कुछ प्रोसीजर बनाए जाएंगे उस पेरेंट एक्ट को ध्यान में रखते हुए। ये जो रूल्स होते हैं बिल्कुल पेरेंट्स एक्ट से डिफरेंस नहीं हो सकते, बस उस पेरेंट्स एक्ट को ध्यान में रखते हुए उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है उन तरीकों को ही हम रूल्स बोलते हैं। एक्चुअली जब एक्ट जब आता है, जब डिस्कशन में आता है, तो उसमें सारी चीज़ों को इंक्लूड नहीं किया जाता है कि इसको कैसे लागू करना है। इन सब चीज़ों पे डिस्कशन नहीं होता है, इन सब चीज़ों को अलग से बाद में बनाया जाता है, क्योंकि वो एक्ट लेंदी होगा और उसको डिस्कशन का जो टाइम ड्यूरेशन होता है पार्लियामेंट सेशन का चाहे विधानसभा सेशन का वो कम होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे खर्चे होते हैं इस सेशन को चलाने के लिए। तो उसको बाद में इन तरीकों को बनाया जाता है जिसको बेसिकली हम रूल्स बोलते हैं। तो हम इस बिल के जो ऑब्जेक्ट था, जो अभी जो ड्राफ्ट बिल आया यूपी में, उसके बारे में हम देखते हैं इसका ऑब्जेक्ट क्या था। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्ट है वो जनसंख्या को स्टेबलाइज करना है, उनको नियंत्रण करना है, और एक जो स्टेट है उसको एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है यानी जो हमारे पास जो संसाधन मौजूद हैं उनको कैसे एक सही तरीके से यूटिलाइज करके पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए कैसे इसको मेंटेन करते हुए हमें अपना डेवलपमेंट करना है, उसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलेंगे। तो उसको ध्यान में रखते हुए उसको प्रमोट करने के लिए इस ड्राफ्ट को लाया गया है। फर्दर जो इसमें एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि जो स्टेट है वो उसको जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए और सोसाइटी को भलाई के ध्यान में रखते हुए कुछ इसको इम्प्लीमेंट करना है, इसको प्रमोट करना है, टू चाइल्ड पॉलिसी को। और इसके लिए गवर्नमेंट आपको कुछ इंसेंटिव दे रही है, और जो इसको वायलेट करेगा उसको डिस इंसेंटिव कर रही है, उसको डिवारिंग कर रही है। तो बेसिकली जो इस लॉ को फॉलो करेगा उसको छूट दी जाएगी, कुछ इसको अलग अलग सुविधाएं मुहैया कराया जाएगा, और कुछ जो इसको वायलेट करेंगे उनको बेसिकली डिस्करेज किया जाएगा कि आपको टू चाइल्ड पॉलिसी को फॉलो कीजिए, इसको वायलेट मत कीजिए। तो उसके लिए कुछ पनिशमेंट है, जैसे कि आप देख रहे थे कि
उसको लोकल चुनाव में पार्टिसिपेट करने के लिए वंचित किया जा रहा है, प्रमोशन में उनको वंचित किया जा रहा है। तो राशन कार्ड में 4 लोगों को ही शामिल किया जा रहा था। इस तरह के इस पॉलिसी को, इसमें इस बिल का ऑब्जेक्ट है कि किसी भी तरीके से हमारे जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए। ये जो बिल है वो मैरिड कपल के लिए जो क्राइटेरिया है उसमें मैरिड कपल का जो उम्र रखा गया है, जो एज रखा गया है, नॉट लेस देन 21 ईयर्स बॉय के लिए, और गर्ल्स के लिए है नॉट लेस देन 18 ईयर्स। डिफिनीशन ऑफ मैरिड कपल्स, तो इंडिया में जो मैरिड कपल्स का जो डिफिनीशन है वो मिक्स्ड डिफिनीशन है। यहाँ पे जो पार्लियामेंट के द्वारा भी जो कुछ कानून पास किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग है, और कुछ जो उनके धर्म के आधार पर और कुछ पर्सनल लॉ कानून के आधार पर भी ट्राइबल एरिया में चाहे कुछ संप्रदाय के समूह को छूट दी गई है। तो हम देखते हैं सेक्शन 3(5) के तहत जो मैरिड कपल्स का जो डिफिनीशन है उसमें मैरिज ऑफ विच हैज़ बीन सोलमनाइज्ड लीगली एंड वेयर द बॉय इज नॉट लेस देन 21 ईयर्स, जिसमें और गर्ल्स नॉट लेस देन 18 ईयर्स, तो जिसमें एक पति है और एक पत्नी है, उनका ये डिफिनीशन इसके अकॉर्डिंग है। फर्दर जो आपके जो रिलीजियस और पर्सनल लॉ का कानून जहाँ पे गवर्न करते हैं उनके अकॉर्डिंग जहाँ पे कहीं पे पॉलीगोमस और पॉलीएंड्रिस्ट मैरिज की छूट दी गई है। पॉलीगोमस मतलब आपका बहुविवाह, जहाँ पे आपकी और पॉलीएंड्रिस्ट मतलब बहुपत्नी विवाह। तो वहाँ पे इन दोनों कानूनों में एक क्या डिफिनेशन है कि जो मैरिड कपल्स होंगे उनको एक सेट को डिफाइन किया गया है। सपोज एक पति है और उसकी 3 पत्नियां हैं, तो पति और एक पत्नी, पहली पत्नी पति और दूसरी पत्नी पति और तीसरी पत्नी, तो उनको एक सेट में डिफाइन किया गया है, जिसमें आप देख रहे हैं कि पति जो है वो हस्बैंड है वो कॉमन है। ऐसे ही जहाँ पे एक पत्नी के 4 या 3 या 2 हस्बैंड है, तो उस केस में फर्स्ट हस्बैंड और वाइफ, सेकंड हस्बैंड और वाइफ, तो इस तरह से एक सेट बनाया गया है। और इस तरह से जो पति और जो हस्बैंड है और वाइफ है वो कॉमन रह सकती है, बाकी जो वेरिएबल जो ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है, उनको उनके साथ एक सेट में बाइंडिंग किया गया है। तो जो इंसेंटिव जो पब्लिक सर्वेंट्स को दी जा रही थी सेक्शन 4 में, हम उसके ऊपर यहाँ पे विस्तार में चर्चा करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग द बिल स्टेट दैट दोज पब्लिक सर्वेंट्स अंडर द स्टेट गवर्नमेंट हु adopt the two-child norm by undergoing voluntary sterilization operation upon himself or spouse shall be given the following incentives। तो जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, जो 2 बच्चों की जो पॉलिसी अभी जो लागू होगी उसको अगर पालन करते हैं और उसमें से अगर कोई भी वॉलंटरी जो नसबंदी का जो ऑपरेशन होता है वो करवाते हैं, तो उनको इन सारी चीज़ों से सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। तो देखते हैं क्या है, 2 एडिशनल इंक्रीमेंट्स ड्यूरिंग द इंटायर सर्विसेज, तो उनको 2 ज़्यादा इंक्रीमेंट्स मिलेंगे। फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटी एंड इंश्योरेंस कवरेज टू द सिंगल चाइल्ड टिल ही अटेन द एज ऑफ 20 ईयर्स, तो 20 साल की उम्र तक उसको फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटी में लिया जाएगा, उसको इंश्योरेंस कवरेज दिया जाएगा एक सिंगल चाइल्ड को। Preference to single child in admission in all education institutions, including but not limited to Indian Institute of Management, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। तो इन दोनों को छोड़ के, इन दोनों जो इंस्टीट्यूट है इन दोनों को छोड़ के जो सिंगल चाइल्ड है उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा ऑल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। फ्री एजुकेशनल अप टू ग्रेजुएशन लेवल तक उसको फ्री शिक्षा दिया जाएगा। स्कॉलरशिप फॉर हायर स्टडीज इन केस ऑफ ए गर्ल चाइल्ड, अगर वो लड़की है तो उसको स्कॉलरशिप हायर स्टडीज के लिए भी दिया जाएगा। प्रेफरेंस टू सिंगल चाइल्ड इन गवर्नमेंट जॉब, सिंगल चाइल्ड को उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा और उसको ज़्यादा सा आरक्षण या कुछ हो सकता है, इस तरह के नियम आ सकते हैं। सच अदर बेनिफिट्स एंड इंसेंटिव्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, इस तरह के जो सुविधाएं हैं इन सारे पब्लिक सर्वेंट जो इस कानून को फॉलो करते हैं उनके ऊपर लागू होगा। अगर कोई आम आदमी है, कोई आम कपल है जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स सर्विस में नहीं है, तो उसको अगर ये सेम चीज़ जो अभी हमने देखा, अगर उसको नॉर्म को फॉलो करता है और वॉलंटरी जो स्टरलाइजेशन ऑपरेशन है उसको उसके अंतर्गत जाता ही है, इसको फॉलो करता है, तो उसको भी ये जो क्लॉज सी था वो उसके ऊपर लागू हो रहा था। गिवन द बेनिफिट्स टू अंडर द क्लॉज सी, तो प्रेफरेंस टू सिंगल चाइल्ड इन एडमिशन इन ऑल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, तो यहाँ इसको भी छोड़ दी जाएगी, इसको भी प्रेफरेंस दिया जाएगा एजुकेशनल सिस्टम में। जो वहाँ पे 2 छोड़ रहे थे यहाँ भी वही लागू होगा, जो वहाँ पे 2 इंस्टीट्यूशन को एक्सेप्ट 2 इंस्टीट्यूशन। फ्री एजुकेशन अप टू ग्रेजुएशन लेवल,
और क्लॉज और क्लॉज ई के अंतर्गत जो आ रहा था स्कॉलरशिप फॉर हायर स्टडी इन केस ऑफ गर्ल चाइल्ड। अगर कोई कपल है जो बिलो पॉवर्टी लाइन में आता है और जो सेम जो पिछले हमने डिस्कस किया उसको फॉलो करता है, और अगर वो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे है और जो उसके एक ही चाइल्ड है और उसके बाद ये वॉलंटरी स्टरलाइजेशन ऑपरेशन करवाता है, तो उस केस में और भी इसको छोड़ दी गई है। वो इस केस में उसको जो स्पाउस है उसको लमसम एक बार में एक ₹80,000 का अमाउंट दिया जाएगा, अगर वो जो पहला लड़का है वो बॉय है। अगर वो लड़की है तो उसको 1 लाख रुपए का इंसेंटिव दिया जाएगा। दूसरा, जैसे हम देख रहे थे कि उसको जो कंटेस्टिंग लोकल बॉडी इलेक्शन है उसमें उसको डिबारिंग किया जा रहा था। तो आप देख सकते हैं सेक्शन 9 के तहत जो इस टू चाइल्ड पॉलिसी को वायलेट करता है, तो उसके अंतर्गत ये स्टेटमेंट दिया गया है, नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी इलेक्शन लॉ फॉर time being in force, whosoever after the commencement of this act in contravention of two child norm uh, procreates more than two children shall be eligible to contest election to local authority or any body of the local self government। तो जो अगर ये नियम कानून एक बार लागू हो जाता है, जो एक्ट एक बार लागू हो जाता है, तो इसके बाद अगर वो दो चिल्ड्रन पॉलिसी को वायलेट करता है तो उसको लोकल बॉडी इलेक्शन में कंटेस्ट नहीं करने दिया जाएगा। हम यहाँ पे विस्तार में देखेंगे कि लोकल अथॉरिटी क्या होती है। तो ग्राम पंचायत कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, जो यूपी पंचायत राज एक्ट 1947 के तहत आता है, तो उसमें उसको पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ये क्षेत्रीय पंचायत और जिला पंचायत, जो कि आपका जिला पंचायत अधिनियम 1961 के तहत आता है, उसमें भी ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। म्यूनसिपलिटी कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द यूपी म्यूनसिपलिटी एक्ट 1916, तो इसके तहत भी जो म्यूनसिपलिटीज के जो इलेक्शन होते हैं उसमें भी वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इज कंसीडर्ड अंडर द उत्तर प्रदेश म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1959, तो जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो इलेक्शन होते हैं उसमें भी इसको पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो ये देख सकते हैं लोकल अथॉरिटी का जो डिफिनीशन है ये इन चार चीज़ों पे डिपेंड है। बार ऑन प्रमोशन इन गवर्नमेंट सर्विसेज एंड रिसीविंग एनी गवर्नमेंट सब्सिडी। तो सेक्शन 11 के तहत अगर ये बिल रिस्ट्रिक्ट करता है कि कोई भी एम्प्लॉय अगर इस टू चाइल्ड पॉलिसी को फॉलो नहीं करता है तो उसको प्रमोशन नहीं दिया जाएगा, उसको प्रमोशन से वंचित कर दिया जाएगा। और अगर कोई भी अगर एम्प्लॉय है तो अगर गवर्नमेंट सब्सिडी को अगर चाहता है तो उसको टू चाइल्ड पॉलिसी को फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज उसको भी जैसे हमने देखा पिछले स्लाइड्स में कि उसमें वो वंचित रहेगा इन सारी सब्सिडी से। थैंक यू। आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको अपडेट्स मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए।